दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर के आया हूं, जिसके लिए आपको इंतजार था। खुशखबरी ये है कि बच्चे बार बार कमेंट डालते थे कि सर एक वीडियो ऐसा लाओ जिसमें सारी लोकोपाइट और टेक्नीशियन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी हो, संपूर्ण जानकारी हो, जिसमें हम पूरी जानकारी एक ही वीडियो में हासिल कर सके। ऐसे बार बार कमेंट पूछ रहे सर योग्यता क्या होती, सिलेबस क्या होता, वैकेंसी कब निकलेगी, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके थे। इन सभी क्वेश्चनों का समावेश मैंने एक ही जगह कर दिया है और लिखा है यहाँ साफ साफ, क्या लिखा कि रेलवे लोकोपाइट अर्थात इसको बोलते हैं एएलपी असिस्टेंट लोकोपाइट एंड टेक्नीशियन में। देखिएगा जितने सारे क्वेश्चंस आपके कमेंट में आए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। ये 10-20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सहयोगी होंगे। इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कि कोई अदर वीडियो इसमें लोकोपाइट और टेक्नीशियन से रिलेटेड देखने की जरूरत पड़ेगी। यूं बोले आप देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की लोकोपाइट और टेक्नीशियन के लिए योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि वैकेंसी कब कब आती है। सर इस पर भी आप एक ध्यान देने की बात है कि वैकेंसी कब कब आती है, इस पर मुझे बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कि पेपर कब होता है। सर लोकोपाइट का पेपर वैकेंसी आने के कब होता है, कितने दिनों के अंदर अंदर होता है, ये है। चौथा आपके यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है। सर इसका जो सिलेबस है वो सारा हमें बताइए। इसके बाद अगला कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, एक्चुअली पूरा पैटर्न हमें विस्तार से समझाइए। तीसरा है यहाँ अगला है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, किस तरह से अपन CBT 1, 2, 3 और देते हैं और सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात करूँ तो कैसे पढ़े सर, कहाँ किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन ALP में हो जाए, टेक्नीशियन में हो जाए, रेलवे में लग जाए, तो ये बात आपको देखना। कहाँ से पढ़े, मटेरियल इसके लिए क्या क्या होगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में। और बुक कौन सी ले सर, जो बुक अच्छी रहेगी, इसके लिए नोट्स अच्छे रहेंगे, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, या कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, कौन सी कोचिंग नहीं ज्वाइन करे, या घर बैठे पढ़े। सर किस प्रकार से तैयारी करें हम इस कोरोना काल में, आप हमें बताइए तो ज़्यादा बढ़िया रहे हमारे लिए। अगला क्वेश्चन आपका कब से ALP बनने हैं, तो कब से ALP बनने हैं तो तैयारी करें, मतलब कब से स्टार्ट करना चाहिए सर हमें ALP बनने की तैयारी। क्या अभी कर सकते हैं, क्या वैकेंसी आने के बाद करेंगे, क्या वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरने के बाद करेंगे, क्या एग्जाम के मतलब ITI करते ही कर लेंगे, क्या 10वीं के बाद ही कर लेंगे, क्या डिप्लोमा के बाद करना चाहिए, क्या डिग्री के बाद करना चाहिए। ऐसी कई कंफ्यूजन क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना समय लग जाता है सर एग्जाम पास करने में, पूरी भर्ती प्रोसेस को चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय अपन को लग जाता है, इस पर आपको बताना है। अच्छा सर वेतन कितना मिलता होगा, सुविधाएं क्या क्या है, कितनी सुविधा है लोकोपाइट और टेक्नीशियन को, इसका वेतन कितना है, पेमेंट कितना है, क्या क्या और सुविधाएं मिलती पेमेंट के अलावा, क्या ये सब चीज़ें आप हमें बता पाओगे। इन सब जितने भी कमेंट्स आज तक आपके आए थे उनका शलक यहाँ पर मैंने संग्रह करके आपको बता दिया है। अब इन सब का विस्तार से जानना है सर, तो एक बात जरूर ध्यान रखना है, सबसे मोटी बात यह है इतने सारे बिंदुओं को बताने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, टाइम चाहिए, मतलब वीडियो लेंथ ही बनेगा, अतः थोड़ा लास्ट तक देखना, इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना, ठीक है। आप चाहे तो एक ही हेल्प ले सकते हो स्पीड बटन का, स्पीड बटन की सहायता से आप फास्ट जरूर कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये मेरी सलाह है। बाकी एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले उन बंदुओं के लिए बता रहा हूँ जो लड़के 10वीं पास हुए हैं, 10वीं पास के बाद से टारगेट करो, मेरा ऐसा मानना है। क्या आप IIT की तैयारी करते हो, क्या आप IIT की तैयारी करते हो तो कब से टारगेट बनाते हो, 10वीं की। क्या आप IAS की तैयारी करते हो तो कब से टारगेट बनाते हो, 10वीं से। उसी हिसाब से वो क्या करते हो आप, सिलेक्शन करते हो ना 12वीं के, क्या करते हो कि सब्जेक्ट कौन से ले। तो यही चीज़ें टारगेट जब आपका 10वीं से बनेगा, 10वीं बेसिस से बनेगा, तब जाकर के आपको ये बेहद काम आएगी। और यही चीज़ें आपके बहुत आगे निकल करके जो है अपने यहाँ पर आती है, जिनको अपन यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को एक एक करके समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर हो गई, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई असुविधा न हो। अब इन सब बिंदुओं को मैं चर्चा करूँगा विस्तार से, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये काम आप करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर योग्यता के बारे में चर्चा करूँगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक भाई इसमें जो योग्यता निर्धारित है उसकी योग्यताओं पर अपन चर्चा करें तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।
है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे तो योग्यता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं सबसे पहले उन्हीं बच्चों के लिए बोलूँगा जो 10वीं पास कर लिए हैं इस बार, और 10वीं पास करने के बाद वो सोच रहे कि सर क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें कि हमें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाए। अब 10वीं के बाद ऐसा कुछ करो कि आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे देखिएगा जो कि आपको फ़ायदा दे। अब जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने 10वीं पास की है, वो क्या करे कि तैयारी में जुट जाए। किसकी तैयारी में जुट जाए सर? अरे भाई, अभी से 11वीं 12वीं पढ़ते हो तो वो पढ़े, और नहीं पढ़ते हो तो ITI करे, और ITI करने से आपको सबसे जल्दी नौकरी मिल जाती है। ये मेरा मानना है। वो कैसे मिल जाती है, मैं इसका वीडियो एक और विस्तार से बनाऊंगा बड़ा बाद में, ठीक है, एक और बढ़िया बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस पर ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, योग्यता जिसको अपन कहते हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इस पर सबसे पहला देखिएगा। तो योग्यता क्या रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मुझसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इधर देखिए, इसमें आपको याद हो तो 3 योग्यता है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की योग्यता। एक है यहाँ ITI, ठीक है। दूसरा है यहाँ ITI के बाद में डिप्लोमा, क्या है? डिप्लोमा। और तीसरा है आपके पास में डिग्री, क्या है? डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रकार की योग्यता वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने लगभग सारी ट्रेड वाले ही माने हैं। कुछ एक ट्रेड को छोड़ करके, जैसे वेल्डर ले लीजिएगा, ऐसे 1-2 ट्रेडों को छोड़ करके जो 1 साल की होती है, 1 साल भी सारी नहीं होती, मैकेनिक डीजल वाले इसमें भर सकते हैं। कुछ ट्रेडर को छोड़ करके, वो आपके जो 8वीं पास वाली होती है उनको छोड़ करके बाकी सब भर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें साथ में मांगते हैं 10th प्लस ITI। क्या मांगते हैं? तो जिन्होंने 8वीं बेसिस पे ITI की, 8वीं के बाद में जस्ट ITI की, वो ट्रेड वाले वैध नहीं है, बाकी सब ट्रेड वाले वैध है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जो उस बेसिस पे भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 10th के बाद में अगर आप क्या करते हो, ITI करते हो, तो ये जो है चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, तो ऑल ट्रेड, मेरा कहने का मतलब जो है यहाँ ट्रेड जो होगी आपकी ऑल ट्रेड वाले, चाहे आप देखिएगा, नाम भी बताता हूँ कुछ का, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फीटर है, मैकेनिक डीजल है, ऑटोमोबाइल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन मतलब RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी अदर आपके हैं वो सारी के सारी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे कम क्वालिफिकेशन है, सबसे कम योग्यता है किसके लिए? ALP और किसके लिए? टेक्नीशियन के लिए सबसे कम योग्यता क्या है? ITI। और यहाँ पर ध्यान रखना, हम सबसे पहले याद हो तो आपको एक ऐसा समय था कि 2005-07 की बात कर रहा हूँ मैं, 2005-07 में, तो उस टाइम केवल याद हो तो आपको इसमें ALP और टेक्नीशियन के लिए केवल लोकोपाइट ही मांगा करते थे, याद होगा आपको, ऐसा भी समय था। लेकिन धीरे धीरे इसमें पूरा विस्तार से बताऊंगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ते गए। 5-7 के बाद में आया तो इन्होंने जो अगली वैकेंसी आई थी 8 में लगभग, तो 2008 की बात बता रहा हूं, तो 2008 में इसमें डिप्लोमा वालों को भी शामिल कर लिया है। किसको? डिप्लोमा वालों को भी लोकोपाइट में शामिल कर लिया। 2008 की भर्ती में डिप्लोमा वालों को शामिल किया गया, और डिप्लोमा वालों को जब शामिल किया गया तो इसमें ऑल ब्रांच रखी। क्या रखी? ऑल ब्रांच। ऑल ब्रांच का मतलब जो भी डिप्लोमा की ब्रांच आती है, केवल सिविल को छोड़ करके, किसको? सिविल ब्रांच को छोड़ करके सारी ब्रांच वाले भरी। सिविल वालों का कहा कि ये इसके लिए योग्य नहीं है, नोट डाल के लिखा कि सिविल ब्रांच वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें साथ में लिखा कि डिग्री वाले भी आवेदन नहीं कर सकते। पहले जब भर्ती आती थी तो साफ लिखा हुआ आता था, 2005-07 में इस टाइप से लिखा आता था कि उच्च योग्यताधारी योग्य नहीं है, साफ लिखा आता था। क्या लिखा आता था? यहाँ नोट डाल करके यूँ लिखता था रेलवे, क्या लिखता था? साफ अक्षरों में मैं आपको बताता हूं, उच्च योग्यताधारी
योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता दिए। ठीक है, अगला जब ऐसा समय बदला है तो यहाँ पर 2008 में इसको शामिल कर लिया गया, लिखा उच्च योग्यता की जगह। तो उच्च योग्यता में यहाँ पर वो कोष्टक में लिखता था डिप्लोमा और डिग्री, क्या लिखता था कोष्टक में, डिप्लोमा एवं डिग्री वाले क्या है ना। अब बीटेक जिन्होंने कर रखा था, एमटेक, वो योग्य नहीं, ऐसा कहते थे 2000 कब 7 में, 5-7 में। अब यहाँ पर बात करती बदला है 2008 में, तो यहाँ 8 में जो है इन्होंने केवल क्या लिख दिया कि यहाँ जो ब्रांच है कौन सी, डिप्लोमा वाले, वो सारे के सारे इसके लिए योग्य हैं। तो इन्होंने सारे के सारे नोट डाल के लिखे कि डिग्री वाले योग्य नहीं है। नोट में क्या लिखा, अब यहाँ पर इसी चीज को उसने बदल दिया कि उच्च योग्यता की जगह क्या लिख दिया कि डिग्री वाले वैध नहीं है, क्या नहीं है ना। यूँ लिखा कि डिग्री वाले वैध नहीं है, डिग्री वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने लिख दी। देखेगा उसने साफ साफ लिखता था, रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पूरी डिटेल आती थी, साफ साफ क्लियर जब भी है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये योग्य नहीं थे, इसका मना कर देता था साफ साफ कि इस वाले जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बदला समय, याद रखना यहाँ से 2008 से अपन आगे बात करते हैं। तो याद होगा आपको 2009 पहले हर साल भर्ती आती थी, है ना, हर लगभग, क्योंकि पहले अलग अलग, इस टाइम तक जो बात बताऊं तो जितने भी बोर्ड थे सब बोर्ड की अलग अलग भर्ती आया करती थी। क्या कहते, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग भर्ती आया करती थी। तो इसका हिसाब से क्या है कि साल में 4-5 वैकेंसी आपको देने का मौका आराम से मिल जाया करता था। अलग अलग बोर्ड, किसी की 2000, किसी की 5000, किसी की 10,000, किसी की 1000, ऐसे पोस्टें आया करती थी। और ऐसे के कारण आपको हर साल जो है पेपर देने का मौका मिलता था, परंतु ये ध्यान रखना कि ऑफलाइन पेपर हुआ करता था। ऐसी बात बता रहा हूं मैं। तो यहाँ आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ शुरू से, तो ध्यान देना। अब यहाँ जो समय बदला तो इसके बाद में 10 में, 11 में, 12 में वैकेंसी आई, और जैसे ही वैकेंसी आती गई तो याद रखना आपको 2012 तक, कहाँ तक, 2012 तक याद हो आपको, तो ये जो वैकेंसी निकलती थी, इसमें सारे के सारे याद होगा आपको कि ऑफलाइन पेपर ही था। पेपर कौन सा था, ऑनलाइन नहीं था, उस टाइम भी क्या था, ऑफलाइन था, सारा प्रोसेस ऑफलाइन था। अभी तो टोटल ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ पर भर्ती निकली है, इस भर्ती को बात बताऊं तो यहाँ से इन्होंने जो है इसमें क्या कर दिया था, तो 12 के बाद की कंडीशन बात बताऊं तो 12 के बाद जो कंडीशन है इसमें डिप्लोमा वालों के साथ साथ में क्या कर दिया था, अभ्यर्थी डिग्री वाले भी योग्य कर दिए थे। उसी केस में एक केस चला था, आपको और बताता हूँ, इसमें भी एक केस चला था कि डिप्लोमा वालों की जगह डिग्री वालों को क्यों नहीं ले रहे। इस पर जो है डिग्री वालों ने जो है क्या कर दिया था, सरकार पर केस कर दिया था। तो उस केसेस के बाद में ये पास हुए और उन्होंने जो है इसमें डिग्री वालों को भी लेना शामिल कर दिया। तो अब जो वैकेंसी आती है तो उसमें चाहे कोई भी ब्रांच हो, इसमें भी नोट डालकर लिखा रहता है कि सिविल वाले, क्या जो सिविल, ऐसे नोट डाल के नहीं लिखा रहता, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें सिविल का जिक्र नहीं रहता। इसका मतलब ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा और डिग्री वाले, चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, देखिएगा यहाँ चाहे बी हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, चाहे कोई सी इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो कोई सी भी ब्रांच हो आपकी यहाँ पर देखिएगा आईटी की, वो सारे के सारे जो है लगभग इनमें डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले जो है भर सकते हैं। तो ये तो था लोकोपाइट की योग्यता का। अब टेक्नीशियन की क्या है, टेक्नीशियन की पहले भी आईटीआई थी योग्यता, और आज भी योग्यता आईटीआई थी, आईटीआई है, आज भी योग्यता आईटीआई है, पहले भी आईटीआई थी इसकी, और आज भी क्या है, आईटीआई ही है। शर्त एक है कि इसमें जो है आईटीआई है, लेकिन एक शर्त है कि जो ट्रेड आपकी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फीटर है तो फीटर, मैकेनिक डीजल है तो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल तो ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपकी ट्रेड दी गई है, ट्रेड के हिसाब से ही आपको यहाँ चयन मिलता है, और उसी के हिसाब से मेरिट जाती है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस होता है सारा का सारा, ये चयन प्रक्रिया होती है सारी की सारी, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ चयन प्रक्रिया में शर्त एक क्लियर होगी आपको कि आईटीआई वाले जो मान्य हैं, लेकिन 2 पोस्ट ऐसी भी होती है, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, 2 पोस्ट ऐसी भी होती है इसमें जिसको बोलते हैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, एक सिग्नल मेंटेनर। क्या होती है, एक तो सिग्नल वाली बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल की अगर बात करता हूँ मैं, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन
क्वेश्चन। और एक और होता है मेंटेनर, क्या होता है मेंटेनर, मेंटेनर, ठीक है। तो यहाँ मेंटेनर और टेलीकम्युनिकेशन ये दो पोस्ट ऐसी है जिसमें 12वीं है ना पीसीएम वाले और प्लस में आईटीआई दोनों ही योग्य हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इसके लिए 12वीं पीसीएम और आईटीआई, पीसीएम मतलब फिजिक्स मैथ वाले और आईटीआई वाले दोनों की दोनों ही वैध है। तो इन दोनों पोस्टों में आईटीआई वाली भी भरते थे, अभी भरते हैं, प्लस यहाँ पर 12वीं पीसीएम वाले, शर्त है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ये दोनों ही में के लिए ही योग्य थे, तो इनके लिए भी भर सकते थे। समय बदला ना, समय बदला, समय बड़ा बलवान है भाई, समय की कदर कर लो क्या। तो ये इन दोनों पोस्टों के लिए ये आज भी वही है, कल भी वही था, परसों भी वही थी, तो मतलब अब भी है, पहले भी है, सेम योग्यता है। योग्यता में बदलाव केवल लोकोपाइट में हुआ, बाकी किसी में बदलाव नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आपका बार बार बन रहा होगा, कहीं सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आने वाले टाइम में इसमें लोकोपाइट में जो है ये डिप्लोमा और डिग्री को ही रख ले, केवल आईटीआई को हटा ही दे इस क्रम में? क्या ये क्वेश्चन आपके मन में है कि नहीं? अरे होगा ना भाई, क्या आपके जहन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, क्यों नहीं आ रहा होगा कि कहीं सर ऐसा ना हो जाए कि हमें कहीं हटा ही नहीं दे इसमें से, है ना। जिस तरह से इसको पीछे से हटाते जा रहे हैं, आज तक आपको बताता हूं कि सबसे जो वफादार है रेलवे का कर्मचारी वो है ज्यादातर लोकोपाइट। कौन है? एएलपी असिस्टेंट लोकोपाइट जो सबसे वफादार की श्रेणी में आना है। वफादार का मतलब मेरा यहाँ इससे नहीं है सभी वफादार है ना। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब वफादार से इससे है कि ये अच्छा ईमानदारी पूर्वक काम करता है। और दूसरी बात है कि ये जो है कि सुरक्षा संरक्षा कोटि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ये संरक्षा के अंतर्गत आने के कारण इसमें रेलवे की नौकरी से इसे कभी भी यहाँ नहीं हटाया जाता, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की नौकरी होती है, पहली बात। दूसरी एक और बात बताऊं कि ये वफादार होने की एक और वजह है कि दिन रात बराबर बखूबी टाइम पर नौकरी करता है ईमानदारी से। तो ये है आपके, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की बात है। पहली बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, इसलिए यहाँ पर जो वफादार है तो वफादार इसमें जो लगते हैं सर्वाधिक वफादार इसमें भी तीनों में से डिप्लोमा डिग्री और आईटीआई में से सर्वाधिक वफादार कौन है? आईटीआई वाला बंदा। इसका वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ एक ऐसा सेगमेंट होता है कि रेलवे में एंट्री करने के बाद बंदा डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकता है। क्या? विभागीय परीक्षा दे सकता है, विभागीय एग्जाम, डिपार्टमेंटली एग्जाम देगा। तो वो जो है जैसे डिप्लोमा वाला है या डिग्री वाला है, ये दोनों तो क्या है, ये जेई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जेई, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। ये दोनों तो जेई बन जाते हैं, रह कौन जाता बेचारा? आईटीआई वाला। और आईटीआई वाला लोकोपाइट से असिस्टेंट लोकोपाइट से लोकोपाइट बन जाता है, जहाँ तक कि लोको इंस्पेक्टर वगैरह भी बन सकता है। प्रमोशन से तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं यहाँ इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि ये विभागीय जो परीक्षाएं होती है इसमें क्या बन जाता है, वो समझ रहे हो। तो इस तरह से ये जो है, या फिर वो जो है आउट ऑफ, मतलब जो 25% जो ओपन भर्ती निकलती है उसी ओपन भर्ती में एग्जाम दे करके वापस जेई बन जाता। तो ये जो उसने ट्रेनिंग की थी एएलपी वाली, वो रेल के लिए खराब हो जाती है। तो अतः ये वफादार कम होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों की दोनों ही रेल के लिए कम वफादार होते हैं अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि छोड़ चले जाते हैं। जबकि आईटीआई वाला जो है हमेशा लाइफ टाइम उनके लिए काम करता रहता अनुभव के साथ। इसका मतलब ये जरूर तय हो गया कि कुछ भी हट जाए, कुछ भी जुड़ जाए, लेकिन आईटीआई वाला जहां है वहां का वहीं बना हुआ है, और है, था और रहेगा। मैं आपको इतना चैलेंज कर सकता हूं। अतः जो भी बंधु लोकोपाइट की तैयारी करना चाहते हैं वो 10वीं के बाद ही, क्या 10वीं के बाद ही तैयारी में जुट जाए। और 10वीं के बाद जो 2 साल आपको मिल रहे हैं आईटीआई करने के, इस आईटीआई के पीरियड में आप आईटीआई भी हो जाएगी और 2 साल कंपटीशन की, मतलब किसकी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अब आपके इसी पीरियड में ऐसे सिलेक्शन करना है प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि जो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो, जैसे मैं खुद भी करता हूँ ये चीज, आपको बताता हूँ। प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि 10वीं के बाद बंदे को लेता हूँ और 10वीं के बाद उसको आईटीआई भी यहाँ से करा देता हूँ, साथ में उसको कॉम्पिटिशन की तैयारी कराता हूँ। तो उसका आईटीआई भी कवर हो जाता 2 साल में, क्योंकि आप जानते हो आईटीआई में कितने महीने कितने दिन जाता है स्टूडेंट, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने महीने कितने दिन जाता है, तो उसकी टेक्निकल में यहाँ क्लियर कराता हूं।
सारा। उसके अलावा जो नॉन टेक क्लियर कराता हूँ, सारा क्लियर कराने में उसको कंपटीशन के लिए तैयार कर देता हूँ। जैसे ही वो यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ 16 साल का स्टूडेंट मिला, तो 16 2 साल उसके हुए तो 18 साल का हुआ नहीं है, उसके फॉर्म डला नहीं, 18 से 19 साल के बीच में वो नौकरी लग जाता है। ऐसी स्टेप में ला रहा हूँ, ऐसी स्टेप में ला रहा हूं। तो ऐसे में बंधुओं के लिए बहुत बढ़िया है ये खुशखबरी। और यहाँ एक और बात बताता हूं कि ग्रुप डी में भी आने वाले समय में ITI ही मान्य होगी, उसमें 10वीं मान्य नहीं होगी। ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसका नोटिस निकल चुका है, जो आप देख सकते हो, आपको पता भी होगा, अच्छी तरह से नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात है कि यहाँ पर जो है आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम जो 25% निकलते थे, उसमें सरकार जो है 25 से बढ़ा करके 50% करने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक बार एंट्री मार के आपके ओपन की जो 25% है, ये तो है ही सही, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ जो है 25 की जगह कितना कर दे डिपार्टमेंट ने निकाल के 50%, तो ये तो जितने अंदर है वो तो अंदर ही है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखोगे, तो ऑलरेडी लगी हुई है, उसको 25 की जगह 50 करो उनमें से भर रहे, तब भी वो तो वही रहेगा। मेरे को दूसरी जगह ले जाए प्रमोशन का, तब भी मैं एक ही रेल का कर्मचारी पहले भी था, आज भी हूँ, पहले भी रहा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैं ये नहीं करा कि आपको यहाँ ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बोला एक वीडियो जरूर देखना। मैं लोको पायलट का ट्रेन चला रहा हूँ और ट्रेन चलाते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर देख सकते हो, दोनों में आपको मिल जाएगा। क्लिक करने पर तो यूट्यूब पर वो भी देख सकते हो। सारा बेसिक बता रहा हूँ लोको इंजन चलाते हुए, सारा प्रैक्टिकल रूप से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताता हूँ। चलो यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। ये योग्यता की बात थी, तो योग्यता में ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं। एक चीज़ और इसमें रहेगी कि सर क्या अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है क्या। एक और है, अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना अप्रेंटिस वाले भी भर सकते हैं। कौन? ITI अप्रेंटिस जो करते हैं, अप्रेंटिस जो करते हैं, अप्रेंटिस जो करते हैं, जो अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट है वो भी इसके लिए योग्य है। ये बात आपको मैं क्लियर बता दिया। तो दोस्तों आप ऐसा मिशन रखो कि 10वीं के बाद जुड़ो। क्या जुड़ो? 10वीं के बाद जुड़ो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। 10वीं के बाद जुड़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो योग्यता पर अपने चर्चा की, किस पर चर्चा की? योग्यता पर। इसी क्रम में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, सिलेबस, वैकेंसी पर, इन पर की सारी चीजों को विस्तार से एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, वैकेंसी कब आएगी, क्या या वैकेंसी कब कब आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअल में पहले केवल RRB के थ्रू वैकेंसी निकला करती थी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के थ्रू वैकेंसी निकलती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं, प्रेजेंट टाइम की कंडीशन बदल गई है। वर्तमान में 2 स्टेप पे इसकी वैकेंसी आती है। एक तो देखिएगा जो है रेलवे मांगती है, क्या मांगती है? एक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। और दूसरी रेलवे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर होती है DFCCI, नाम भी शायद बहुत कम लड़कों ने सुना होगा। एक ये भर्ती मांगती है, एक ये भर्ती मांगती है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। शर्त ध्यान रखना, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम, इसका मतलब 2 तरह की भर्ती निकली है। यहाँ हज़ारों में, तो यहाँ भी हज़ारों में, लेकिन यहाँ हज़ारों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि ये छोटा है। छोटा का मतलब अब आपको कि क्या ये प्राइवेट है क्या? नहीं भाई, सरकारी है, सरकारी है, वो भी रेल का। किसका? रेल का। तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं इस चीज़ को लेकर के भाई ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो यहाँ ये भी गवर्नमेंट है। चले बात तो है क्या, DFCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। देखना यह बात को यहाँ पर देना, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर मतलब ये समझिएगा कि यहाँ अगर बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जिसे DFC के नाम से जानते हैं, DFCC है, तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये रेलवे है, ये भी इसी का ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी वैकेंसी आती है। ये मालगाड़ियों के लिए, बेसिक नॉलेज बताता हूँ, मालगाड़ियों के लिए एक अलग ही ट्रैक भारत सरकार ने बनाया है, जिसका नाम रखा है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इंडिया लिमिटेड। ये आपको बताता हूँ कि ये भी गवर्नमेंट ही है, इसमें वैकेंसी भी सरकार निकलेगी। याद रखना कि इसमें
इसकी अपेक्षा ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो यहाँ जब एएलपी की वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे भी एएलपी की वैकेंसी निकलती है, चलो यहाँ पर भी निकलती है, अलग अलग स्टेप पे। यहाँ पर भी देखिए भर्ती आरआरबी करती है तो यहाँ पर भी आरआरबी ही करेगी, भर्ती दोनों की आरआरबी ही करेगी, याद रखना। लेकिन ये पास्ट प्रोसेस है, ये थोड़ा स्लो है, ध्यान रखना। तो यहाँ एएलपी की भर्ती तो यहाँ पर भी एएलपी की। असिस्टेंट लोको-पायलट की यहाँ प्रमोशन ज़्यादा है, यहाँ पेमेंट ज़्यादा है, कारण क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पायलट के लोको-पायलट के बाद पायलट भी बनता है। इसमें क्या बनता है? पायलट। और ये बात आपको बताता हूँ, लोको-पायलट के बाद पायलट बन जाता सीधा, क्या बनता? पायलट। तो ये है इसमें जो, क्योंकि इस वैकेंसी इसमें जो है ना बहुत ये ज़्यादा स्पीड से 110 स्पीड से ट्रेन चलेगी, इसके लिए अलग ट्रैक बनाया गया है जो कि आपको पता हो। तो ये ट्रैक जिसमें मालगाड़ी अलग से वहाँ अपना जो माल ढोने का कार्य करेगी, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रैक है ये। इसमें तो मालगाड़ियाँ जो अपनी ट्रेन पर चलती थी उससे बचत हो जाएगी, जिससे ट्रेन भी समय पर चल पाएगी। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा जो है उद्यम है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो ये एएलपी की वैकेंसी इसमें भी हाल ही में 2700 के लगभग पोस्टें आने वाली है। ये तो कोरोना काल चल रहा था, अन्यथा अब तक तो ये पोस्टें आ जाती, यकीन मानिएगा। आप मैं इसको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा डीएफसीसीआई का, तो जिससे कि आपको एक क्लियरिफाई हो जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक तो कॉरिडोर है, इसमें वैकेंसी कैसे आती है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, सब पर चर्चा करूंगा। अभी हाल में आपको बताता हूँ ये दोनों पोस्ट हैं, इसमें 2700 पोस्टें आपके आने ही वाली है। इसमें पोस्टें भी आने में टाइम लग सकता है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ दोनों की वैकेंसी भी आपके आ सकती है बहुत जल्दी ही। तो ये वैकेंसी तो आपके कमिंग सून है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका तो देखिए कमिंग सून ही है अभी हाल में ही, लेकिन ये भी आपकी रहती, तो दोनों ही आती रहती है। ये पहली बार आ रही है, लेकिन याद रखना ये आपके इससे पहली बार कई बार अब तक आती रही है इसके थ्रू। तो एएलपी की रेलवे में जो कि दोनों की भर्ती आरआरबी ही कर रही है, क्यों रिक्वायरमेंट करती है, ये पास्ट प्रक्रिया है, यहाँ पेमेंट ज़्यादा है, ये बढ़िया नौकरी है एएलपी की, लेकिन इससे ज़्यादा पेमेंट है, ये ध्यान रखना। ये बात है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना, टाइम तो देना पड़ता है पर स्पीड ज़्यादा चलती है, तो इसमें कई चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है। कर इनके बारे में पूरा पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका डीएफसीसीआई के ऊपर ही निर्भर रहेगा। तो वैकेंसी कब आएगी आपका क्वेश्चन था, तो कब कब आती है? लगभग हर साल आया करती थी पहले, हर साल आया करती थी, हर वर्ष आती थी। तो हर वर्ष आती थी, लेकिन हर वर्ष भी नहीं, लेकिन वर्ष में आरआरबी के थ्रू न करके भी वर्ष में कम से कम प्रत्येक बोर्ड से 5 से 10 बोर्ड से वैकेंसी देखने को मिलती थी। साल में 5 पेपर आपको देने को मिलते थे। कितने पेपर? लेकिन अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। तो समय बदला तो क्या हुआ, याद होगा आपको, वैकेंसी तो फिर भी देनी पड़ती है। अभी हाल में आप तो 2018 में भर्ती आई थी, उसमें 19 में पेपर हुआ था और 20 में ज्वाइनिंग हो रही है, याद होगा आपको। 18 में भर्ती आई, 19 में पेपर हुआ, 20 में ज्वाइनिंग हुआ, 18 एंड में आई थी, ध्यान रखना, ये भी परेशान मत होना आप। तो इसका मतलब 19 ही प्रोसेस समझो आप पूरा 1 साल, तो 20 में तो ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप 20 में ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। ये प्रोसेस है जिसमें आपको न करके भी अच्छी पोस्ट आती है, 26,000 के लगभग, 25,000 के लगभग, ऐसे हजारों की संख्या, 25-26,000, तो इतनी पोस्ट आती है गैदरिंग में, 25,000, 26,000, ऐसे अच्छी वैकेंसी आती है, हर साल आती थी पहले। अब वर्तमान में ऐसा ना होकर के क्या होती है, लगभग देखेगा यहाँ पर भी अब ये आने वाली, तो लगभग यूँ समझूँ मैं कि अगर एवरेज निकालते हैं आज से मतलब 10 सालों का, 10 वर्ष का अगर एवरेज निकाले, तो यहाँ यूँ समझेगा कि प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, क्या तो प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक हर एक साल में, प्रत्येक 1 साल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती थी। सिवाय एक अपवाद रहा है, वो है मोदी काल शुरुआत का अपवाद, है ना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपवाद की बात रहा। शुरुआत के 3 साल से 4 साल ऐसे रहे मोदी काल के, जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। मैं यहाँ कोई विरोधाभास नहीं करा, लेकिन वैकेंसी जो नहीं आई थी उस पीरियड में, तो ये नहीं आई थी 3-4 साल ऐसी नहीं आई थी, बैन लगा दिया था सभी सरकारी वैकेंसियों पर, तो ये बैन लगा दिया था। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये अपवाद स्वरूप रहा था, इससे 3 साल लगभग भर्ती नहीं आई थी, 4 तो नहीं हुआ था, 3 साल लगभग भर्ती नहीं आई थी। ये 3 साल का जो बैन है, इसको छोड़कर बाकी इसमें हर साल देखने को भर्ती मिली थी रेलवे में एलपी की। तो ये बात आपको एलपी और डी ग्रुप की, किसकी? एलपी और डी ग्रुप की यहाँ पर देखिए हर साल भर्ती देखने को मिलती थी, वो भी हजारों की संख्या में, थोड़ी बहुत नहीं। तो अब आपके क्या कब आएगी? तो अब आपके ये आने वाली कभी वैसे 2700 पोस्टें अभी हाल में, जिसके लिए आपके डीएफसीसीआई के लिए, और इसके बाद तब तक इसकी चयन प्रक्रिया होगी, तब तक अपने जनाब दूसरी आ जाएगी, तो जो ये खूब सारी बूम में आएगी। तो ये वैकेंसी ऐसी है, सदाबहार है, लगभग देखने को मिलती है। कभी कभार बाय द केस में कोई हो जाए बात अलग है, अन्यथा वैकेंसी देना ही पड़ता। दूसरी बात, इसको रेलवे कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि संरक्षक कोटि की है। कम करने के बावजूद भी वैकेंसी खूब है ना, खूब है। भले ही भारत सरकार ने जो है 5%
5% अभी हाल में रेल को कुछ ठेके पे देने पर चर्चा चल रही है, आप सोच रहे प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, एक साथ कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होगी क्या? 5% दिया तो 95% अभी आज आपके हाथ में, अभी भी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हो, मौका है, गोल्डन शानदार अवसर है, इसकी तैयारी आज भी कर सकते हो। 5% दिया है, पूरी देने में तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन अभी तो 5% दिया ना, बाकी तो आपकी सरकार ही है ना, तो सरकार में क्या 95% ट्रेन को नहीं चलाना का चलाना, तो इसके लिए वैकेंसी नहीं लाना है, लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, आगे तैयारी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वैकेंसी तो आती रहती है और आ जाएगी, पर उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। आप चाहे कि उस टाइम जब आग लगती तब कुआं खोदो तो नहीं संभव होता, पहले से आपको फायर ब्रिगेड लेकर के तैयार रखनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आग बुझ सकती है। आग किसी भी चीज़ की हो तब जाकर के समय से पहले चेतोगे तभी वो बुझ काबू हो सकती है, अन्यथा काबू नहीं होगी। तो यहाँ पर देखना आपको, तो ये वैकेंसी कब आती है इसका मैंने आपको पूरा डिक्लेरेशन बताया स्पष्ट रूप से विस्तार से, एक एक चीज को जो आप नोट कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखिए आगे इसी क्रम में सिलेबस, पेपर कब और एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं एक एक चीज आपको इसमें बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ। बहुत ही लेंथी वीडियो लेकिन बहुत काम का है, एंड तक देखना, बहुत चीजें मिलेगी इसमें। सिलेबस कब पेपर होता है, कब और एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या देखिएगा, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका एग्जाम पैटर्न बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में एग्जाम कवर होता है। मोस्टली 3 स्टेज है, चौथी स्टेज तो डीवी में आता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी जाँच, उनका जो जांच किया जाता है वो आरआरबी द्वारा किया जाता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स डीवी जिसे कहते हैं तो वो आपकी चौथी स्टेज है। खैर इसको अपन कोई बड़ी बात नहीं, इसको आपको काउंट करने जैसी स्थिति भी नहीं, कारण क्योंकि डीवी तो आप फेर होंगे तभी तो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, राइट, तो इसमें ज़्यादा सरदर्दी वाला कैसे नहीं। लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेप में ये जो है होता है, इसकी अगर बात करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ आपको, और वही चीज़ आपको देखना है। सबसे पहले मैं जो 3 स्टेप है उनका एक एक का क्लियर कर लेता हूं यहां, जिससे कि आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि किस तरह से क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ एक चीज आप देख सकते हो गौर से कि फर्स्ट और सेकंड में जो है सिलेबस लगभग सेम है, कुछ सिलेबस में अंतर है, तो उस चीज को आपको देख लेना है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो पेपर कब होगा, देखिएगा यहाँ पर बात करें कब होगा, तो CBT 1 होगा, ठीक है, CBT 2 होगा और CBT 3 होगा। तो इस तरह से जो पेपर होगा, तो यहाँ पर ये होने के बाद बारी 2 की आएगी, 2 होने के बाद बारी 3 की आएगी, तो इस तरह से 3 क्रम में होगा। तो कब का आंसर तो अपना ये हो गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ जैसे पेपर हुआ, रिजल्ट आया, आंसर आया तो अगला पेपर, तो इस तरह से आपका होता है। तो ये आपको बताता हूँ, तो यहाँ स्टेज 1 इसको कहते हैं। और स्टेज 1 की अगर बात करते हैं तो मैं पहले आपको इसी पे लेकर चलता हूँ, फिर एक एक चीज़ लिख दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो स्टेज 1 में अगर बात की जाए तो क्या क्या आएगा स्टेज 1 में, यहाँ सबसे पहले आपको बताता हूँ क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन नंबर वो आपके आएंगे, क्वेश्चन यहाँ टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। और 75 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, टाइम अगर बात करता हूं तो टाइम जो मिलेगा इसमें आपको यहाँ पर 60 मिनट का टाइम, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 75 क्वेश्चन मिलते हैं स्टेज 1 में। स्टेज 1 में 75 क्वेश्चन में से यहाँ मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, ठीक है, ये भी क्लियर कर लेना, आरआरबी ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया था, दिक्कत वाली बात नहीं। 20 किसके आएंगे, मैथ के। रीजनिंग के किसके आएंगे, 25। ध्यान रखिए रीजनिंग के ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, आपको ईजी लगती है लेकिन हाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। करंट जीके और जीके के आएंगे अपने पास यहाँ पर 10। और साइंस जो आप जो साइंस समझ रहे हो, ये साइंस नहीं है, आपकी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली साइंस है ना, वही साइंस ज़्यादातर पूछी जाती है। वैसे तो जो आपके बेसिक साइंस जो सारी है वो आती है, मतलब ITI में भी जो चीज़ें होती है ना, आप देखते हो जैसे विटामिन वगैरह इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती है। तो साइंस भी समझिएगा, एक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन की साइंस ज़्यादातर तो वो होती है, उसके अलावा भी जो है बेसिक साइंस आपके पर्यावरण रिलेटेड जो होती है ना, उसकी बात कर रहा है। और इसके बाद यहाँ ये समझिएगा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये समझो ऑप्शनल लैंग्वेज में, तो ये साइंस की बात कर रहा है। तो यहाँ लोग लिखता है वो बेसिक साइंस, क्या लिखता है, बेसिक साइंस, साफ लिखता है, मैंने साइंस लिखा पर वहां लिखा हुआ आता बेसिक साइंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये आता है पार्ट ए। क्या आता है, पार्ट ए। अब ये तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज बताऊं इसमें मैं आपको यहाँ पर आगे आपको बताना चाहता हूँ, तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने हुए हैं यहाँ पर, 75 टोटल अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन कितने हुए हैं, 75। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन टोटल क्वेश्चन के बाद क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका जवाब रहेगा बिल्कुल होगी। और कितनी होगी तो 1/3 मतलब समझ गए आप। तो 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना आपको। तो यहाँ पर एक क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन
आपसे पूछे क्या नॉर्मलाइजिंग होगा, तो बिल्कुल आपका जवाब रहेगा कि हाँ होगा, नॉर्मलाइजिंग प्रत्येक में होगा। नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है सामान्यकरण। सामान्यकरण का मतलब देखिएगा पेपर जो है लगभग 1 महीना तक चला, 15 दिन तक चला, 20 दिन तक चला। अब जब पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ तो आपका पेपर लो था, आपका अगले का हार्ड था, अगले का मीडियम था, तो उस हिसाब से उसको नॉर्मलाइजिंग करके और एक रिजल्ट दिया जाता है, उसको बोलते हैं सामान्यकरण। वो आपको ध्यान रखना होगा। तो नॉर्मलाइजिंग होगा, ठीक है। तो आपके कभी डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो उससे होपलेस होने की, निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 10-10, 15-15, 20-20 नंबर तक बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजिंग कितने 20-20 नंबर तक बढ़े हैं, याद रखना 15 से 20-20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। 1-2 तो बढ़ घट सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। किसी के घटे भी हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप, यूं मत समझना क्योंकि पेपर इजी है तो इसका मतलब ये ना समझे कि वो हो ही गया। ये डिपेंड कंडीशन है कि आपका जो आपने किए कैसे सही किए हैं कि वो उस पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बेहतर है 1/3 साथ में। तो ये चीज आपको, ये पेपर फर्स्ट है, इसको फाइट करने के लिए आपको मैं एक और बात बताता हूँ सबके लिए। देखिएगा यहाँ एक होता है, इसमें पासिंग लाना जरूरी है, पासिंग मात्र जो है जरूरी है। अगर यहाँ पास नहीं होते हो तो मामला यहीं रुक जाता है। पासिंग में आपको बताता हूँ कि UR एक तो होता है अनरिजर्व, जिसमें 40% यहाँ पर अंक लाना जरूरी है अनरिजर्व वालों के लिए। एक और होता है OBC, OBC को कितना यहाँ पर 30% अंक लाना जरूरी है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं SC, SC को भी कितना 30% अंक लाना जरूरी है। और एक और होता है ST, जिसको 25% अंक लाना जरूरी है। क्या है? 25% अंक लाना जरूरी है। आप कहोगे सर ST और SC एक समान होता है, लेकिन नहीं भाई, इस बार RRB ने देखिएगा यहाँ पर पता नहीं क्या किया, समझ में नहीं आया, लेकिन इनको OBC के बराबर ला करके रख दिया SC वालों को। तो SC वालों और OBC वाले अब बराबर है अकॉर्डिंग RRB के अनुसार, वो बराबर है। तो कोई भी OBC वाला अपने आप को धुरंधर न समझे, या कोई SC वाला यूं समझे कि मेरे तो कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ST वालों का यहाँ 25%, वो अभी भी बरकरार बने हुए हैं, लेकिन ये बराबर इधर लेकर के आ गया इनको। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी 30% लाना जरूरी है, यहाँ पर भी 30% लाना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है सीधा सीधा आपके लगभग कंपटीशन सभी के बराबर ही है, ध्यान रखना। OBC में और SC में सबके बराबर है। तो आप यूं न समझिएगा कि नहीं मैं कम ले आऊंगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इतना तो चाहिए OBC के बराबर आपको। तो 30% आपको चाहिए, 30% आपको चाहिए, यहाँ 40% चाहिए इनको, यहाँ 25% कम से कम होना चाहिए। क्योंकि याद दिला देता हूं आपको कि ये जो 25, 30, 40% है ना, ये भी बच्चों के नहीं आए थे, इस वजह से फेल हुए थे। क्योंकि मेरिट लगभग आपको बता देता हूं मैं, तो यहाँ 25 से लेकर के यूं एवरेज अगर बात करता हूं तो 30 से लेकर के यहाँ पर जो बात करते हैं अधिकतम अगर बात की जाए तो यहाँ 40 की मेरिट के अंतर्गत ही प्री में पेपर, प्री जो होता ना CBT 1 में सिलेक्शन हुआ था। क्या होता? सिलेक्शन हुआ था। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा वैसे, कितना मेरिट गई थी, क्या गई थी उसका सारा। लेकिन आपको मैं फिर से मैं एक बार बताता हूं कि भाई क्लियर हो जाए, इतने में आपका यहाँ पर जाकर के सिलेक्शन गया था। तो इसका मतलब ये एवरेज जो मेरिट दी गई इसमें, क्योंकि इतने भी नहीं लाग पाते हैं, क्योंकि आपको पता है लाखों की संख्या में फॉर्म भरा आते हैं, हजारों भले वैकेंसी होती है, लेकिन लाखों स्टूडेंट होते हैं, लाखों में से निकलना बहुत मुश्किल और ये है। लेकिन यूँ समझिएगा आपको, क्योंकि ये जो मैथ रीजनिंग जीके ये जो है ना, सिलेबस लगता है इजी है, लेकिन नहीं ला पाते हैं, ये बच्चों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा बात बताता हूँ, अब जो यहाँ से निकल के आते हैं वो एकदम क्रीम होता है, वो फिर जैसे प्री एग्जाम होता है तो जी जान से लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि अब मुझे क्या करना, बस एग्जाम की तैयारी, रात दिन अपने आप को एक ही ख्वाब में रहता है, तो वो तैयारी में जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ मेरिट अच्छी जाती है, यहाँ मेरिट हाई जाती है, तो इसमें हाई जाती है, ध्यान रखना। पर यहाँ एक चीज आपको विशेष तौर से बताना चाहूंगा, जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है, इधर देखो। इसमें क्वेश्चन जो है आपके यहाँ 2 पार्ट में है, एक तो पार्ट A, एक पार्ट B। तो इसमें 2 स्टेज में देखिएगा, A एंड B स्टेज में, 2 स्टेज में यहाँ पर आपका बता हुआ, ठीक है। 2 भाग में इसमें डिवाइड किया गया है, A में और B में। तो मैं पहले A का बताना चाहता हूँ। A में क्वेश्चंस कितने आएंगे ये बात आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 100। टाइम जो रहेगा यहाँ पर 90 मिनट रहेगा, मतलब 1.5 घंटा टाइम बढ़ गया, ठीक है। वहां पर कितना था 1 घंटा, तो यहाँ पर कितना होगा 1.5 घंटा, तो समय बढ़ गया। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन अगर बात करता हूं, ध्यान दो इधर। तो देखिएगा सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन कितने हैं 25, तो यहाँ पर कितने थे 20, कितने लेस हुए 5, कितने कम हो गए 5, क्यों कितने बढ़ गए 100, कितने बढ़ गए 75, तो इधर आ गए 5, ठीक है। रीजनिंग के कितने थे यहाँ 25, तो यहाँ पर कितने रीजनिंग के 25, ठीक है।
याद रखना यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर कितने हैं 10, तो यहाँ पर कितने हैं 10 जीके के, ठीक है, करंट जीके के 10, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो साइंस के जो है यहाँ साइंस तो अपने क्या है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के अलावा भी थी, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, परंतु यहाँ जो साइंस है ना ये साइंस नहीं है, यहाँ लिखा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका मतलब दोस्तों आपके ये साइंस नहीं है। अगर बात करूं मैं आईटीआई वालों की, किसकी बात करूं तो आईटीआई वालों की जो है फर्स्ट ईयर की है, क्या है फर्स्ट आईटीआई वालों की जो है ना, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन हुई, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है, वर्क और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे ईडी कहते हैं आप लोग, है ना। और इसके अलावा जो बात करते हैं तो एक पर्यावरण वाला होता है, पर्यावरण की जो किताब होती है जानते हो आप, है ना, तो उसकी भी बात करते हैं। तो ये तीनों का यहाँ समावेश है। अगर इन सभी की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा वाला सोचे कि सर हमारा क्या है, तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डिग्री फर्स्ट ईयर, डिग्री और डिप्लोमा का जो है ना, डिग्री एंड डिप्लोमा वालों का जो है फर्स्ट ईयर जो होता है ना, सेम वो सारा का सारा सिलेबस इसमें है यहाँ पर। तो इसको कोई गलती से यूं ना समझे कि सर ये तो नॉन टेक सिलेबस है, तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें कोई साइंस, फिजिक्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली आती है, साइंस आती है, तो उसमें आप परेशान ना हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, देखो मैं एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल रूप से बताता हूँ इसको। चलो कैसे, देखो इसका सिलेबस क्या है मैं बताता हूँ आपको। बेसिक में देखिए साफ साफ लिखा है, द बोर्ड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब जो टॉपिक सारे हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इंजीनियरिंग कौन कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, प्रक्षेप जिसको बोलते हैं, व्यूज है दृश्य, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, है ना, साइड फ्रंट टॉप व्यूज, ठीक है कि नहीं, है ना। तो वो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो भी है ड्राइंग के अंदर यूज आते हैं, है ना, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे के सारे आपके काम आते हैं। इसके बाद में इसमें दिए गए लाइन्स है, जो भी की हिडन लाइन है या फिर सेंटर लाइन है, ये जो भी लाइन है वो आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में आता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्री ज्यामितीय आकृतियां हैं, ठीक है। इसके बाद सिंबल्स है, सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल्स जो चित्र डायग्राम्स वगैरह होते हैं, चित्र होते हैं, सिंबल्स होते हैं उनके, वो होता है। इसके बाद ये तो ईडी के दिए गए थे पार्ट। अब आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसमें यूनिट है मात्रक सारे के सारे आपके है, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है, क्या है, बल का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, इन सब का मात्रक यूनिट वगैरह आपके जो है पहले ही आपका टॉपिक है, याद होगा डिप्लोमा में पहले में ही ध्यान रखना, यूनिट वाला चैप्टर याद होगा, तो वही पूछा गया। मेजरमेंट, माप और माप के प्रकार, जो मेजरमेंट होती है कितने किसकी वैल्यू होती है, जैसे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कितने, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पर इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। मास, द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, द्रव्यमान वगैरह आपके जो शुरू में आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपकी बातें हैं। वेट, भार भी आपके आते हैं सबके, ठीक है। डेंसिटी, घनत्व वाला आता है आपका सबसे। पावर, वर्क पावर, कार्य और शक्ति, कार्य शक्ति बात आपके आती है ना, कार्य शक्ति एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा भी आपके सभी की आती है, ध्यान होगा। जैसे डिप्लोमा वालों की आती है तो अपने आईटीआई वालों की भी आती है। मैं आपको विस्तार से एक चीज बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा के बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका, तो वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और यहाँ चाल और गति की बात करते हैं तो दोनों के दोनों आपके है। हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान, ये भी आपकी गिवन है सारे सिलेबस में। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक विद्युत, दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन में दी गई है वो आपकी आती है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड लीवर्स एंड उत्तोलक जिसको बोलते हैं, एंड सिंपल मशीन, सरल मशीनें, ये सारे के सारे आप देख सकते हो आपके फर्स्ट ईयर में है डिप्लोमा डिग्री वालों के। आपके किस में है ध्यान होगा आपको, वर्कशॉप कैलकुलेशन में गिवन है। ऑक्यूपेशनल मतलब यहाँ पर समझ सकते हो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, देखो सुरक्षा सावधानी वगैरह जो आपके गिवन है सबसे पहले। और ना एनरोलमेंट एजुकेशन मतलब पर्यावरण, देखिए मैंने बोला ना पर्यावरण वाला, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना वो बुक का उससे पूछा। आईटी है ना, आईटी देखिए यहाँ पर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपके कंप्यूटर बेसिक जो दिया गया उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहने का मतलब इन सब से है, तो इसको आप लोग इन समझे कि नहीं ये नॉन टेक है, ये टेक है, ठीक है। कौन सा है, टेक्निकल वाला पार्ट है जो आपकी आईटीआई में, जो 10वीं के बाद जो बंदे आईटीआई कर रहे हैं या बीए डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, वो ध्यान से पढ़ ले, ये उनके किस में काम का आने वाला है, लोकोपाइट में काम में आने वाला है। बहुत बढ़िया शानदार, वो भी थोड़े बहुत नंबर नहीं, 40 नंबर याद रखिएगा, ये नंबर आपके बहुत काम के हैं। और ये जो 100 नंबर है यही तो आपको सिलेक्शन देंगे, क्या देंगे, यही सिलेक्शन देंगे, ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब स्टेज में ही यहाँ पर देखिएगा, स्टेज में अगर बात करते हैं तो पार्ट कौन सा चलता अपना यहाँ,
अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई आपके, देखिए नेगेटिव मार्किंग है आपके कितनी है 1/3, कितनी है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है 1/3। और नॉर्मलाइजिंग इसमें भी होगा भाई, ध्यान रखना नॉर्मलाइजिंग होगा, परेशान ना हो। नॉर्मलाइजिंग में आपके 1-2 घट बढ़ सकते हैं, 10-20 तक घट बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ आप कह नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजिंग हो गया। इसके बाद पार्ट अगर बात करता हूँ तो पार्ट आपका बी आ जाता है। पार्ट बी में ओवर करके आता है आपके कुछ नहीं आता है, 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन ओनली। और टाइम रहता है इसको करने के लिए 60 मिनट का। 75 क्वेश्चन, टाइम 60 मिनट का। याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है, ये आता है ट्रेड थ्योरी से। किससे? ट्रेड थ्योरी से। अब आप कहोगे सर हमने तो जो है ट्रेड थ्योरी जो है पढ़ी नहीं है, क्योंकि हम तो जो है डिप्लोमा किए हैं, हम तो डिग्री किए, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप एग्जाम प्री फाइट कर लोगे, उसके बाद में सेकंड एग्जाम के लिए जो है चूज कराएगी गवर्नमेंट, अर्थात आरआरबी चूज कराएगी कि भाई आप कौन सी ट्रेड चूज करना चाहते हो। कोई फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वाटर इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, जो भी आरएसी वगैरह जो भी आपकी ट्रेड है, वो उसको ट्रेड चूज करना पड़ेगा। और ट्रेड के ही क्वेश्चन आएंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना। स्पष्ट रूप से समझाता हूँ आपको ये चीज़। तो ये कितने 75 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें 35% जो है यहाँ पर पासिंग जरूरी है। क्या है? 35% पासिंग जरूरी है। पहले जो पेपर पे होगा चेक वो यही होगा, ये पासिंग लिए है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको नोट डाल के लिखा दूं कि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। क्या? मेरिट में नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जुड़ेगा, लेकिन याद रखना आपके मेरिट में न जुड़ने के बावजूद भी यहाँ 35% सभी कैटेगरी के लिए है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल है, यहाँ सब बराबर है, कोई के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो ये पासिंग है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये इसमें 90% लड़के इसी पेपर की वजह से फेल हुए हैं। ये मैं आपको सावधान कर देता हूं, क्योंकि दिमाग में एक ही बात होती है कि हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, 35% क्वेश्चन तो लाना है। तो 75 में से 35% क्वेश्चन लाना है। लेकिन दोस्तों पेपर स्टैंडर्ड निम्मी लैंग्वेज का बनता है, अतः वो नहीं आए बच्चों से, किसी के 2 कम तो किसी के 10 कम तो किसी के 5 कम तो किसी के पॉइंट कम, 0.01 कम। अब जब 0.01 कम रह गया और किसी के 0.00001, अब बताओ यहाँ पर 0.001 है ना। तो यहाँ इस टाइप के जब 1 में 4 तक लिए गए पॉइंट के बाद, तो इस टाइप के भी जब रह गए ना कि इसमें इस 35% में, तो रिजल्ट क्या आया था उसका? यहाँ पर फेल वाला आया था। तो 90% जो लड़के फेल हुए थे वो इसी की वजह से हुई थी, इसलिए इसका दोबारा रिजल्ट दिया गया था, क्योंकि लड़कों को पास करने के लिए। क्योंकि इसमें पास हुए ना, ये कॉपी चेक हो, ये कॉपी तभी चेक होगी जब इसमें पास होंगे, ये पास होंगे तब ये चेक होगी। अब नंबर किसके जुड़ेंगे? ये 100 के। तो मेरिट किससे बनेगी अपनी? यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो मेरिट आपकी 100 में से ही बनेगी, परंतु ये पासिंग जरूरी है, तब जाकर ध्यान रखें। तो थ्योरी आपकी ITI यहाँ काम आ रही है 40 नंबर पे, ITI यहाँ काम आ रही है। तो ITI की अगर बात करता हूँ मैं, तो ITI का जो विशेष रोल है, मतलब डिप्लोमा का ITI का जो टेक्निकल वाला रोल है, वो 75 + 40 ये नंबर है आपके। अब आप जोड़ सकते हो, तो 75 5 और 40 7 की अगर बात करते हैं तो यहाँ कितना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हो आप। तो इस तरह की कंडीशन 115 नंबर लगभग जो आपने क्या है पूरे थ्योरी का रोल है। तो ये चीज़ आप इसको, बहुत सारे लोग इसको इजी वे में ले लेते हैं, और मैं बता रहा हूँ ये सिलेक्शन का आधार है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ रुक जाता है, फिर यहाँ मामला जाकर के अटक जाता है। तो ये बात है, यहाँ तो बच्चा अच्छा ले आता है, क्योंकि इसके बाद धुआंधार इसमें लग जाता है, इसमें सोचता है कि ये पासिंग मात्र, लेकिन ये गलती है, बहुत बड़ी भूल है, याद रखिएगा। हाँ, ये लोकोपाइड की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था? और यही अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्नीशियन में भी यहाँ पर लोकोपाइड और टेक्नीशियन का दोनों का सेम सिलेबस, दोनों का सेम पैटर्न यहाँ तक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तीसरी स्टेप जो बदलेगी उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आता है आपके यहाँ पर देखिएगा साइको का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि साइको क्या है। तो ठीक है, सेकंड स्टेप में यहाँ पर देखिएगा ये सारा चीज़ आपने लिख ली, समझ लिया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। मैं साइको के बारे में बात करना चाहता हूँ 5 मिनट, ठीक है। वैसे अलग ही पर्टिकुलर वीडियो बने हुए हैं साइको के, आप देख सकते हो। यहाँ थर्ड स्टेप आती है। अब टेक्नीशियन वाले जो जिन्होंने ITI कर रखी, जिन्होंने पहली प्राथमिकता जो भरी थी फॉर्म में, देखिए प्राथमिकता आपको भरना होता है जब वैकेंसी आती है तब। तो अगर टेक्नीशियन पहले भरी है तो आपका जो है अगर मेरिट में यह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेक्नीशियन पहली प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, आपको लोकोपाइड का पेपर देना पड़ेगा, तो वो भी कोई दिक्कत वाली नहीं, दो लोगों तब भी आपको टेक्नीशियन पहली प्राथमिकता दी है तो पहले मिलेगी, दूसरी दी है तो फिर आपको ये मिलेगी। अगर उससे कम रहे मेरिट तो उसके आधार पर होगा, जो कि मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, पहले देख लीजिएगा। एक बात और बताऊं आपको, यहाँ स्टेट थर्ड में जो है इसको बोलते हैं साइको। क्या होता है?
साइको। तो ये जो साइको होता है एक्चुअल में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, साइको क्या होता है? साइको 5 चरणों में होता है। ये होता तो एक में, लेकिन 5 स्टेप होती है इसमें। 5 स्टेप में देखिएगा यहाँ पर एक मेमोरी होता है, स्पीड वाले होते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर ट्रैक वाले वगैरह जो आपके आते हैं। तो ये 5 स्टेप में होता है। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। एग्जाम के जो पैटर्न रहते हैं ना, वो 5 पैटर्न में कवर रहते हैं। 5 पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, इनके अंदर भी पैटर्न में पैटर्न समाये होते हैं। जैसे यहाँ एक होता है मेमोरी, तो मेमोरी में बहुत सारा ट्रैक वाला भी हो सकता है, हाउस वाला भी हो सकता है, नंबर्स वाला भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो कि साइको के तो बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपके जो है ऑनलाइन पढ़ाया था मैंने साइको की, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान के लड़के आए हुए थे, याद था। और इन्हीं की आप देख के बात करते हैं। तो ये सारा का सारा आपका एग्जाम पैटर्न है जो साइको है। अब साइको कितने नंबर का होता है, कैसे होता है, ये अलग अलग नंबर का है। तो मैं इसको कोई में तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं 11 दूनी 22 होते हैं, कोई में 20 होता है क्वेश्चन, कोई में जो है यहाँ पर 24 होते हैं क्वेश्चन, और कोई में जो है 75 होते हैं, तो कोई में 96 होते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते। ये तो सारा मैंने बताया, जो आपके साइको का वीडियो उसको देखो, क्योंकि यहाँ बहुत लेंथी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये साइको का एक पैटर्न हो गया। क्या हो गया? साइको का। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बात जरूर ध्यान रखना। साइको में ही एकमात्र नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बाकी सभी जगह नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्या है? सब जगह 1/3 है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सभी जगह नेगेटिव मार्किंग क्या है, साइको को छोड़ करके 1/3। ओके। और सभी जगह नॉर्मलाइजिंग है, सभी जगह नॉर्मलाइज है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी जगह है नॉर्मलाइजिंग, सभी जगह है। केवल साइको पैटर्न को छोड़ लो तो अपनी यहाँ पर, क्योंकि साइको में तो केवल एक ही पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है, तो साइको में जो है नॉर्मलाइजिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ नॉर्मलाइजिंग साइको में नहीं होता है, नहीं नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों चीज़ें साइको में नहीं होती है, बाकी जो है सभी में ये दोनों चीज़ें होती है। ये चीज़ बहुत डिटेल से विस्तार से बता दी है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। और तो दोस्तों अगला जो पॉइंट था, आपका क्वेश्चन था, वो था कि सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपको बताता हूँ, सैलरी का एक अलग से वीडियो बनाया, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, 6 महीने की जो ट्रेनिंग पीरियड होती है उसी में ही आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि शुरुआत में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये यहाँ पर मिल जाते हैं। कितने? अब वो अलग चीज़ है कि आप जो चलाते हो गाड़ी तो उसके बाद अलग मिलते हैं और ट्रेनिंग पीरियड में अलग मिलते हैं। तो 20 से 25 हज़ार रुपये शुरू होता है यहाँ पर स्टार्ट आपका सफ़र, कितने? 20 से 25 हज़ार रुपये से। लेकिन इसको जा कर के आप जो है लाखों में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हो, वो आपकी क्षमता है। जनरली 2 लाख रुपए तक तो आराम से एक सीनियर अर्थात जो अच्छी पोस्ट पे जाने के बावजूद आप आराम से कमा लेते हो। तो वो है। फिर गाड़ी आप कितनी दौड़ाते हो, नाइट अलाउंस किलोमीटर्स, ओवर टाइम और इस तरह की कई चीज़ें। और अगर आप जो है यहाँ से सीधा किसमें, अगर फ्रंटर कॉरिडोर वाले पे चले गए, DFCL पे चले गए वहाँ पर, तो उसमें और ज़्यादा है। तो ये डिपेंड कंडीशन है। तो पेमेंट का तो इश्यू अपने पास है ही नहीं, और पेमेंट का एक अलग से वीडियो बना रखा मैंने, उसको देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कितना समय लगता है? सैलरी का तो इशू आपको खत्म हो गया। कितना समय लगता है सर नौकरी लगने में? आपको देखिएगा, कम से कम आपको चाहिए, क्योंकि आप 10वीं करने के लिए कितना टाइम देते हो? 1 साल। 12वीं करने के लिए कितना टाइम देते हो? ठीक है, 2 साल और वेट करना पड़ता। ऐसे ITI के लिए 2 साल टाइम देते हो। मैं एक सलाह दूंगा आपको, सलाह है, माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, सलाह है मेरी। वो है सलाह ये है कि आप लोग अगर जिन्होंने ITI कर ली है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया ठीक है, डिग्री कर ली ठीक है, जिन्होंने क्वालिफिकेशन कर ली ठीक है। लेकिन जिन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं, केवल 10वीं के बाद क्या करे सर? तो आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल का मतलब है यहाँ मेरा मतलब है, एक तो हाई अच्छा पढ़ने में होता है, एक मीडियम होता है, एक लो क्वालिटी का होता है। तो मीडियम और लो क्वालिटी का तो अधिकतर ITI डिप्लोमा ITI करता है, अधिकतर डिप्लोमा वाला भी ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहता है, इंजीनियरिंग में अच्छा लेवल जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखो। तो ये बात बताता हूँ, तो 10वीं के बाद अगर कोई करना चाहता, तो अगर ITI कर रहा हो या कर ली हो, उनके लिए बता रहा हूँ, ITI कर रहा हो या कर ली हो या करके आया हो, तो यहाँ ITI करते टाइम पर ही आप यहाँ आ सकते हो। क्योंकि ITI करोगे तो आप मेरे साथ में अगर पढ़ोगे ना कोचिंग में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ आओगे? कोटा राजस्थान। ये आपको बता भी देता हूँ मैं, कोटा राजस्थान।
राजस्थान में, ठीक है। हाँ, कहाँ पर है कोचिंग पता चलना चाहिए। तो ITI जुगल सर ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना। हाँ, ऑफलाइन पढ़ाते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 10th के बाद आप 10th तो कर ली, उसके बाद ITI किया था। ये जो 2 साल मुझे दिए हैं तो इसमें मैं आपको कंपटीशन प्लस ITI दोनों तैयार करा दूंगा, दोनों में पास करा दूंगा यहाँ पर। तो ITI पास हुए और ITI पास हुए जब मेरे पास आओगे तब आपकी उम्र रहेगी 16 साल की, और 2 साल और कन्वर्ट करता हूँ 18 साल, 18 से 19 के बीच में आपकी नौकरी लगा दूंगा मैं, ये दावा है मेरा। लेकिन सर तब तक आपकी 3 साल की तैयारी हो जाएगी मेरे साथ में ही रहते हुए। 3 साल की तैयारी में क्या कोई सिलेक्शन नहीं कर पाएगा क्या? बोलो, आप बोलो। अरे मूर्ख भी ज्ञानी बढ़ जाता है, इसीलिए तो किसी महापुरुष ने प्रैक्टिस में से मन परफेक्ट, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस रे आत जात से शिल्प पर परत निशान। अरे समझ रहे हो, अभ्यास के द्वारा करते 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 पत्थर पर निशान पड़ जाता है, अर्थात यही बात है ना। तो बार बार अभ्यास से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता। अतः कमजोर होने से कुछ नहीं है, लास्ट टाइम पर कौन लगातार पढ़ लेता वो है मेजर बात, समय पर कौन निर्णय लेता वो है मेजर बात। आपकी समस्या है अलग, आपकी समस्या है कि BA करेंगे पहले, फिर उसके बाद ITI करेंगे, MA करेंगे, फिर ITI करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, फिर ITI के लिए दौड़ते हैं, डिग्री करके फिर ITI के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट। समस्या ये है। अब उसके बाद शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, चिंगन पिंगन खेलने लगते हैं कि मम्मी परेशान करे, पापा परेशान करे, बेबी परेशान करे, बच्चा परेशान करे। ऐसे में स्टूडेंट क्या करे? तो मुसीबतें ये है। इसलिए जो जिसने कर ली है योग्यता वो तो अजय ही, अब भी समय है, ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोरोना काल चल रहा तो ऑनलाइन पढ़ो, जो नहीं आ सकता ऑनलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे पढ़ो, कम पैसे में पढ़ो, अच्छे से। आजकल एक से एक टीचर मिल जाते हैं। अगर मेरे से लेते हो तो वीडियो कोर्स कर दो, नहीं करो तो आप यूट्यूब से मिल जाते हैं, 10-20 कुछ पर क्लास ही छोड़ करके बाकी मिल जाते हैं। अच्छी क्लासेस चाहिए तो वो बात अलग है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ITI भी तो कर रहे हो, 10वीं भी तो कर रहे हो, 12वीं भी की है। इस तरह से बात बताता हूँ तो ये आपके यहाँ पर रहेगा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ समय कितना लगेगा। आप मुझे ITI के बाद अगर की है तो 1 ईयर दीजिएगा, ठीक है। डिप्लोमा के बाद भी आप मुझे कितना दोगे? 1 ईयर दीजिएगा। और डिग्री के बाद भी मुझे कितना दीजिए? 1 ईयर। इन तीनों के बाद मुझे 1 दे दीजिए। 10वीं के बाद मुझे कितने दीजिएगा? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। 10वीं के बाद कितने दीजिएगा? 2 से 3 वर्ष। ये चीज चाहिए मुझे। तो अब आप क्या देना चाहते हो? आपकी मर्जी। मुझे यहाँ चाहिए इतना टाइम। अब आपके पास टाइम कम है तो आप 6 माह में भी कर सकते हो, लेकिन वो आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर है कि पहले से थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर है, 50% उसको रिकवर है तो वो 6 माह में भी कर सकता है। अब आग लगती है, तपकुआ होते तो वो 3 माह में आप होता है तो कोर्स तो मैं उस टाइम में भी कराता हूँ, लेकिन पहले से प्रिपेयर कितने रहते हो आप, वो आपके ऊपर है। अगर आप रहते हो तो कोर्स वाली बात अलग है, ये तो 3 माह में भी हो जाता। लेकिन मैं बताऊं कम से भी कम इनफ, अगर इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ता है 6 महीने, मेरे ईमानदारी से, दिल से, हृदय से, आत्मा से पूछे तो। लेकिन 3 महीने में भी हो जाता अगर आप रिकवर कर सकते हो तो। क्लास में सारी प्रोवाइड कराता हूँ एक साथ में ही, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों ही क्लास में, कोर्स में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। बट ये चीजें कि वो देखना आपको है सारे के सारे। अब आप कहोगे सर सारी में क्या, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कितना समय लगता है, तो समय का मैंने आपको बता दिया कम से कम आपको क्या होना चाहिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए सर बुक्स कौन सी खरीदे क्या? तो बुक्स की अगर बात करते हैं कि सर बुक्स कौन सी खरीदे, तो ऐसा तो देखो आप चाहे तो कोई सी भी देखते रहो, आप जहाँ चाहे आपको जो बेहतर बुक हो आपकी वो ले लीजिएगा। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप पहले एक बार देख लेना थोड़ा, है ना, बच्चों से पूछ लेना जो आपके साथी जो लगे हैं। मेरे वेबसाइट पर जाना www.jugalsir.com, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट के फोटो, नाम, मोबाइल नंबर दे रखे, उनसे फ़ोन करके पूछ लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो आप जो है वीडियो भी देख सकते हो, मेरे किस टाइप की बुक हो वो देख सकते हो। मंगा कर आपको अच्छी लगे तो आप ही रिटर्न कर देना। आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सब उपलब्ध है, ये सुविधा भी। तो आपको अच्छी लगे तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो बुक है उपलब्ध है। बुक उपलब्ध में सबसे पहली बात तो आपको देखिएगा थ्योरी की सभी ट्रेड की लगभग थ्योरी की बुक उपलब्ध है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, डीजल हो, इलेक्ट्रॉनिक, सबका लगभग तैयार है। कुछ की नहीं है तो कुछ की तैयार हो रही है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। कुछ की हो गई है, कुछ की तैयार है। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सारी बुक्स है, ठीक है। तो थ्योरी की बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं सर मैथ की, तो मैथ की बुक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर मैथ की, हाँ भाई सभी पूरा पब्लिकेशन हाउस अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनका सोल्यूशन सहित विद आंसर सहित अपने प्रत्येक जितने भी, चाहे रेलवे ही नहीं, रेलवे के अदर जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अपने जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी एग्जाम अब तक हुए उनके सभी का समावेश करके इसमें डाला हुआ है और उनका विद सोल्यूशन दे रखा। तो मैथ आपकी ये है क्लियर, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैथ के बाद अगर बात हैं तो इसी टाइप से रीजनिंग है, क्या
रीजनिंग है। इसी टाइप से बात करते हैं तो जीके है, ठीक है ना। जीके में इंडिया वाली और राजस्थान वाली दो तरह की है। इंडिया और एक तो है इंडिया और एक है राजस्थान। क्या है? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान की जीके भी है। तो इंडिया जीके हैं और राजस्थान जीके हैं, दो प्रकार की जीके हैं। तो यहाँ पर आपको ये जीके दो तरह की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हो कि सर कंप्यूटर की, वो भी है, ठीक है, कंप्यूटर की है। इसके बाद चाहते हो कि सर ईडी की, तो ईडी की भी है। परेशान होने की जरूरत नहीं, लगभग सारा का सारा कोर्स उपलब्ध है, संपूर्ण कोर्स। कोई भी चीज अगर छूट भी गई तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही नहीं, इंजीनियरिंग की भी है क्या सर? तो इंजीनियरिंग की भी है भाई, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांच है सबकी बुक्स अपने पास उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉल करो और पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लगभग संपूर्ण बुक उपलब्ध है। अब संपूर्ण बुक के सर आप कहाँ से प्राप्त करें? बुक उपलब्ध तो है, लेकिन प्राप्त कहाँ से किया? तो नजदीकी बुक डीलर से, नज़दीकी बुक डीलर से, ठीक है, बुक डिपो से आप जो है ये प्राप्त कर सकते हो। सर नज़दीकी बुक डिपो वालों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आजकल तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में मतलब आप देखिएगा, अगर आप पहले देख सकते हो, एक ई बुक के रूप में भी देख सकते हो घर बैठे, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहिए तो सर हमें तो जो है ई बुक को क्यों पेमेंट दें, हम तो हार्ड कॉपी लेंगे, तो आप ले सकते हो। उसके लिए फ्लिपकार्ट रहा अपना, क्या रहा? फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो फ्लिपकार्ट रहा, ठीक है, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अमेज़न से ले सकते हो, अमेज़न से ले सकते हो, अमेज़न से भी आप ले सकते हो। तो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, या फिर हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। आपको डाक के माध्यम से चाहिए तो हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी www.jugalsir.com, जुगल शर स्पेलिंग ये लिख लेना, ध्यान रखना, .com, ठीक है, इस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो .com यहाँ जाकर के भी आप मंगवा सकते हो। तो ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बुक के बारे में थी, जो सारे के सारे बुकें आपको उपलब्ध है। अब आप कहोगे सर अभी जितनी उपलब्ध है वो ले लीजिएगा, बाकी कुछ टाइम के बाद आ रही है कंटिन्यूस एक के बाद एक, तो 2020 में आपको मिल जाएगी। लोकोपाइट वैकेंसी तक आपको सारी की सारी मिली गई है, मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। आने वाली सभी वैकेंसियों के लिए आपको जो है यहाँ पर बुक उपलब्ध रहेगी। एक शर्त है, अधिकतर बुक सारी की सारी मैं बताता हूँ तो हस्तलिखित मिलेगी। क्या मिलेगी? हस्तलिखित, जिसमें गलतियां होने की संभावना लगभग नील होती है। आप अच्छी तरह से जानते हो, असली की बुक में गलतियों की संभावना नील होती है। ये चीजें प्रत्येक बुक का वीडियो आप देखो, क्योंकि सारा तो मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गया है वीडियो, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये चीज देखो। तो ये तो बुक्स के बारे में थी। इसके बाद एक और चीज बच गई, तो वो बची आपके कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। हाँ देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। सर ये और बता दीजिएगा लास्ट में। इसके बाद आपने इतनी सारी चीजें तो बता ही दी है, ऑनलाइन पढ़िए। मैं ये भी नहीं करा कि आप यहीं कर दे, आपको जहां भी बढ़िया बुक मिले उससे भी पढ़ सकते, मेरा ये भी मतलब नहीं है आपको। लेकिन अगर आप एक बार देखना चाहिए तो फ्लिपकार्ट अमेज़न से मंगा करके कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखो, देख लो। अगर आपको पसंद नहीं है तो वापस रिटर्न कर दो, क्या दिक्कत। और आपको लगता है कि बेहतर है औरों से तो फिर पढ़ लो ना, फिर क्या दिक्कत है। अगर बढ़िया है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि बढ़िया नहीं है तो आजकल फ्लिपकार्ट अमेज़न जो है ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता है, रिटर्न भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपका पैसे वापस रिटर्न आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है ना। तो वो चीज़ वाली बात ही नहीं रही ना। तो ये चीज़ है। चलो यहाँ तक आपने देख लिया। अब आगे अगर बात करता हूँ तो इसमें एक चीज़ बाकी रहेगी, सर कोर्स कौन सा ले। कोर्स में सर यहाँ पर जो है ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, ये बच्चे के साथ कंफ्यूजन है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपकी परेशानी ज़्यादा है कोरोना काल के बाद भी और आप नहीं आ सकते हो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ले सकते हो, घर बैठे भी पढ़ सकते हो। और मेरे से नहीं तो दुनिया में जो बेहतर टीचर पढ़ा है उससे पढ़ सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं है। हाँ ये चीज़ है मेरे पास, तो आपको ऑफलाइन भी उपलब्ध है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है, दोनों कोर्स उपलब्ध है। और दोनों कोर्स में जी भर के क्लास है, मतलब फुल टाइम दिया जाता है। उसमें यहाँ 250 से प्लस क्लासें हैं और यहाँ खूब आपको 2 से 3 महीने 4 महीने लगातार खूब पढ़ाया जाता है, अधिकतम से भी हो जाता है, डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन यूँ है कि समय के हिसाब से 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा कर लेते हैं, वो क्लास की होती है। कम से कम 2 घंटे क्लास थ्योरी की इसमें होती ही होती है। ओके बाकी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज भी है, तो 250 है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की भी सारी ब्रांचों का वीडियो उपलब्ध है। तो वीडियो किसके उपलब्ध है, तो वीडियो कोर्स उपलब्ध है, वीडियो कोर्स उपलब्ध है।
उपलब्ध है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ ट्रेड की तो ट्रेड के लगभग सबके सारे, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हो। ऑल ट्रेड, ठीक है, तो ऑल ट्रेड में मैं बात करता हूँ तो ऑल ट्रेड का कोर्स उपलब्ध है। अब चाहे यहाँ ITI का हो, ITI जो कर रहा हो, ठीक है, या फिर कंपटीशन का हो, तो यहां पर बात करते हैं ITI का हो या कंपटीशन का हो, दोनों ही केसेस में ये फायदा बंधक रहेगा। अर्थात दोनों ही, चाहे ट्रेड आप ITI कर रहा हो तो ITI में इतना जरूर होता है कि फर्स्ट ईयर होगा, है ना, और वहां सेकंड ईयर होगा, तो इस तरह से उसका डिवाइडेशन मिल जाएगा। और यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ना मिलकर पूरे का कॉमन मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो कंपटीशन में पूरे का कॉमन मिल जाएगा। तो ITI कर रहा हो तब भी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तब भी है, तो दोनों केसेस में। ब्रांच की अगर बात करते हैं, तो ब्रांच में अगर बात करते हैं तो ऑल ब्रांच, देखिए सिविल आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मैकेनिकल आ गया। अब आपको सर ये सारे ब्रांच के हैं कहां पर उपलब्ध है, तो ऐप पर। ऐप का मतलब एप्लीकेशन का नाम क्या है, जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस। कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर में, ठीक है, यहाँ पर जूगल सर ऑनलाइन क्लासेज। और या फिर आप देख सकते हो www.jugalsar.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। या फिर आप जो है यूट्यूब पे भी जा सकते हो, वीडियो देखने, आपको डेमो देखना है तो यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पे कुछ नहीं लिखना है आपको, जूगल सर ऑनलाइन क्लासेज लिखना है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर मिल जाएगा। कोई असुविधा हो आपको तो यहाँ पर ये 7414095095 पर कॉल कर सकते हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कर रहा, फिर भी आप इसको अदरवाइज मत लेना कि वीडियो को मेरे से कर दिया। आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, घर बैठे जो भी बेहतर पढ़ाई हिंदुस्तान में वहाँ भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके मेरे डेमो के 10 वीडियो 20 वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यही बढ़िया है सबसे, तो फिर मेरे से लीजिएगा, फिर मैं आपके साथ में हूं। 1 साल की वैधता रहेगी इस कोर्स की। कितने टाइम की, प्रत्येक की यहाँ पर देखेगा 1 ईयर की क्या रहेगी, वैधता रहेगी। कोर्स की वैधता बताता हूं मैं यहाँ पर 1 ईयर की, 1 साल की वैधता रहेगी। 1 साल तक आपको सारे के सारे मिलेंगे, कुछ अपडेट और होते रहेंगे ऐप को थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आपको सारी चीजें मिलेगी। उम्मीद है भाइयों आपको ये वीडियो जो जानकारी दी है मैंने पूरा विस्तार से बताया, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लगे रहो जुनून के साथ, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट नहीं और मजबूरी और जुनून के बिना सफलता नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, बिना मजबूरी और जुनून के सफलता नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए दोस्तों लंबा टाइम लिया मैंने, शॉर्टकट नहीं काटा है। समय बताया तो उसमें भी टाइम लिया है एक एक चीज़, और वीडियो पढ़ाया तो उसमें भी टाइम लिया। लेंथी वीडियो है लेकिन यकीन मानिएगा मजबूरी और जुनून आपको यकीन के साथ और विश्वास के साथ सफलता की ओर ले जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऊंचाइयों पे चल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले गए। यही तो कारण है कि समय बड़ा बलवान है, किसको राजा रंग और रंग को राजा बना देता है। जिसने समय की कद्र की समय उसकी कद्र करता है, जिसने समय की कद्र नहीं की समय उसे बेकद्र करके ऐसे फेंकता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ चला गया। तो दोस्तों समय ही तो है जो आज आपके साथ और हमारे साथ है। तभी तो आप बोलते हो कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो ये चल क्या रहा है, समय चल रहा है। कौन सी चीज चल रही है, समय चल रही है। तो यही बात है दोस्तों, लगे रहो, एक दिन जरूर अपन सफल होंगे, क्योंकि असफलता के बाद सफलता जरूर है। और इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है कि कोशिश कर तू फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। आज जो थमा सा है कल चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जल निकलेगा, चल निकलेगा, जरूर निकलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एक छोटा काम जरूर कर देना। इतना बड़ा वीडियो आपने देखा, धन्यवाद, शुक्रिया आपको। इसके लिए आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। 10-10, 15-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल साइटों पर आप इस वीडियो को भेज दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट उठा सके और इसका फ़ायदा उन सबको मिल सके। तो उम्मीद है ये छोटा काम आप जरूर करोगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।